सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस मैनेजर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और किसके तहत ये हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो आरओ हो, समीक्षा अधिकारी हो या फिर आईएएस पीसीएस हो, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए सफिशिएंट है। आप इसको पढ़िए और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का डिस्कशन हम कर रहे हैं और इसके तहत हम काफ़ी देख चुके हैं और आज हम देखेंगे गुप्त काल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो गुप्त काल का ये महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है, आइए देखते हैं। चलिए, गुप्त काल के समय कब से कब तक माना जाता है? तो 319 से 350 ईस्वी तक। गुप्त काल का आरंभिक राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार। मतलब गुप्त काल शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश और बिहार से। गुप्त काल की आरंभिक मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर प्रदेश। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत से। गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराजा श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? आदि पुरुष। गुप्त काल का संस्थापक किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। मगध में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त को। गुप्त काल का शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? घटोत्कच का। चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये महाराजा धीराज की। गुप्त काल के किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय में स्वर्ण सिक्के जो चलाए गए थे वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक कुमार देवी प्रकार का था, एक लिच्छी प्रकार का था, एक राजा रानी प्रकार का था और एक विवाह प्रकार का था। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति लेख से। प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख है? 9। कौन कौन से? तो ये है रुद्रदेव, मांतिल्य, नागदंत, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त ने किन राजाओं को अपना सेवक बनाया था? आठविक। प्रयाग प्रशस्ति में किन राज्यों का उल्लेख है? तो राजतंत्रात्मक। समुद्रगुप्त की विजय नीतियाँ क्या क्या थी? राज्य प्रसबोध धारण की नीति, सर्व कर दान ज्ञाकरण की नीति, परिचारिका कृत नीति, ग्रहण भोज नुग्रह नीति और अन्योपायन। समुद्रगुप्त की कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी? गरुण, धन्यधारी, परशु प्रकार, अश्वमेघ और दिनावदान प्रकार। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ किसका संरक्षक था? कवि, संगीतक और विद्या का। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कविराज की। समुद्रगुप्त ने और कौन कौन सी उपाधि धारण किया था? तो ये व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक की। समुद्रगुप्त ने किसको संरक्षण दिया था? तो बौद्ध भिक्षु को। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि मिली है? परम भागवत। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय माना जाता है 375 से 415 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर कब पहुंचा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शिक्षा केंद्र क्या था? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त हुआ था कुबेर नामा से। कुबेर नामा किसकी पुत्री थी? तो ये समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवराज, देवगुप्त। कुमारगुप्त का समय माना जाता है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त किसका उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त के सिक्के से क्या पता चलता है? कुमारगुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर किसकी आकृति उत्कीर्ण कराई थी? तो मयूर की आकृति। भारत में रजत सिक्के का प्रचलन किसके काल में हुआ था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त का समय माना जाता है 455 से 467 ईस्वी। प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ किससे संबंधित? स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? गलेच। प्रथम हूण किसके नेतृत्व में हुआ था? कुशनवाज। झील के किनारे विष्णु मंदिर निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त ने किसकी सहायता की थी? नालंदा संग्राम की। स्कंदगुप्त ने किस शैली के सिक्के चलाए थे? वृषभ। स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था? हुनों को। अब गुप्तकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो गुप्त काल में मंत्रियों का पद कैसा था? वंशानुगत था। साम्राज्य पर मुख्य पदों पर काम करने वालों के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? कुमार मात्या। विदेश मंत्री को महासधि विग्रहिक। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? महादंडनायक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक। राज के कोष का अधिकारी कौन था? भंडारकृत। श्रेणी के प्रधान को कहा जाता है शेष्टक। कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थ का वर्णन मिलता है ओशनम स्मृति में। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट। आइए ग्रामीण शासन की बात कर लें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। ग्राम सभा का कार्य क्या था? ग्राम की सुरक्षा करना, निर्माण करना, राजस्व एकत्र करना। ग्राम प्रशासन सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? ग्रामीकी या ग्रामपति, यानी जो प्रधान होता है। गुप्तकालीन की न्याय व्यवस्था, तो गुप्त काल में सम्राट कौन था? न्यायाधिपति। गुप्त काल में किसकी व्यवस्था थी? प्राण दंड की। गुप्त काल में किस चीज़ का निषेध था? मद्यपान। गुप्त काल के राजस्व स्रोत, तो गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर। विदेशी वस्तु पर कौन सा कर लगाया जाता था? भूतावाद प्रत्यय का। गुप्त काल में उपज का कितना हिस्सा दिया जाता है? छठा भाग। गुप्त काल में इसकी स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। गुप्त काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह प्रचलित था। गुप्त काल में देववासी प्रथा भी प्रचलन था। गुप्त काल में आय की व्यवस्था क्या थी? गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत कृषि। कृषि व दूसरा स्रोत क्या था? व्यापार। गुप्त काल में बैंकिंग प्रणाली प्रचलित थी। आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि और भूमिकर। सोना, चांदी, मूंगा, कपूर का आयात किया जाता था और विदेशों से क्या मंगवाते थे? मसाले, औषधियाँ, मोती और हीरे। धार्मिक स्थिति, वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ गुप्त काल में। यदुवत देवता के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाती गुप्त काल में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अक्षपाद। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पंतजलि। वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? गौणवाद। पूर्ण मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। चित्रकला की बात करते हैं तो गुप्त काल में अजंता एवं बाघ की गुफाओं के चित्र मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम किसके सिक्के चलाए? चांदी के। गुप्त काल के जो स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या? दिनार काल में महान गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। तो बच्चों ये था गुप्त काल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। लक्ष्य आपको ज़रूर हासिल होगा। जितनी आप अच्छी मेहनत करेंगे उतना आपको लक्ष्य हासिल होगा। ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हमने डिस्कस किया। कल हम इसके आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक बहुत ही शानदार था। इसी तरह मेहनत करिए और मेरी दुआ है यही कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हों, सिलेक्शन पाएँ, खुद का नाम करें, अपने घर वालों का नाम करें। देखिए जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। आज का सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।